नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 18 देख रहे हैं और आज चैप्टर 5 लास्ट है। कल से हमारा चैप्टर 6 शुरू हो जाएगा, पार्ट नंबर 19 आएगी। और हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं वर्क्स एमसीक्यू रेफरेंस के साथ। दोस्तों, यदि आप एलडीसी एएनए जेईई की तैयारी करते हैं तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर, और आप इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी यहाँ से बूस्टअप कर सकते हैं। हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है और सारा मैनुअल्स का नोट्स, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, फाइनेंस का, अकाउंट का सारा अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो 10 फरवरी 2026 यानी ट्यूसडे को सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन का टेस्ट होगा। हमारा एप्लीकेशन एलडीसी क्रैकर ऐप पे, ये हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और 12 फरवरी को जो टेस्ट होगी यानी थर्सडे को, वो फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का टेस्ट 1 होगा। और 15/2/2026 को यानी संडे को टेस्ट होगी, वो होगा पीवे चैप्टर 6। और 17/2/2026 को यानी ट्यूसडे को होगा सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो दोस्तों, जो 14/2/2026 को सैटरडे को जो टेस्ट हो रही है वर्क्स का चैप्टर 3 और 4 ले रहे हैं। 2 चैप्टर एक साथ मिला रहे हैं इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। हम लोग को बहुत सारे चैप्टर भी क्लियर करने हैं। सिविल्स का लगभग सारे जो टॉपिक हैं सिलेबस में जो दिया हुआ है लगभग हम टच करने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर अटेंड होइए। पहला जो 10 तारीख को टेस्ट होने वाला है सॉइल और मैकेनिक का, इसको मस्ट ज्वाइन कीजिए और इसका वीडियो भी हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। पहला प्रश्न है आज का हमारा, कह रहा साधारण और सरल क्लोरीनीकरण किस स्थिति में अपनाया जा सकता है? अंडर विच कंडीशन कैन प्लेन और सिंपल क्लोरीनेशन बी अडॉप्टेड? देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन है वो हमारा पहले देखिए, हमारा सॉल्यूशन जो है 552 का में दिया हुआ है। प्लेन क्लोरीनेशन कैन बी कैरिड आउट इन सिचुएशन वेयर, इन सारे सिचुएशन में प्लेन क्या होता है, क्लोरीनेशन हम लोग अपनाते हैं। 1 2 3 4 प्रकार के दिया हुआ है कंडीशन जिस पे हम लोग अपनाते हैं। और ये चारों कंडीशन के बारे में ऑप्शन में देखिए, सारे कंडीशन ये दिया हुआ ऊपर, लेकिन डाटा चेंज करके दिया हुआ है। जैसे ये 30 मिनट का डाटा है, देखिए यहाँ 10 मिनट दिया हुआ है। टर्बिडिटी डज नॉट एक्सीड 5, ये सही है हमारा फर्स्ट नंबर वाला। फिर रॉ वाटर फ्रॉम द हेवीली पोल्यूटेड सोर्स, ये है देखिए पोल्यूटेड सोर्स, ये 2 नंबर वाला। सेम यहाँ अनपोल्यूटेड सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पोल्यूटेड सोर्स लिखा हुआ है। यानी ये सारे डाटा सेम टू सेम यहाँ दिया हुआ है, लेकिन डाटा चेंज करके दिया हुआ है। तो हमें इसकी जानकारी होगी तभी हम इसको मार पाएंगे। तो हमारा आंसर जो होगा टर्बिडिटी डज नॉट एक्सीड 5 NTU। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, टर्बिडिटी एंड कलर्स ऑफ द रॉ वाटर आर लो, टर्बिडिटी शुड नॉट एक्सीड 5 NTU, यानी आंसर 3 नंबर सही है। फर्स्ट नंबर क्यों नहीं सही है? टर्बिडिटी एक्सीड 10 NTU, जबकि टर्बिडिटी एक्सीड 5 NTU होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 2 नंबर क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हैवेली पोल्यूटेड सोर्स, यहाँ हमारा हैवेली एंड पोल्यूटेड सोर्स, तो ये भी गलत हो गया। 3 नंबर हमारा मैच कर रहा है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ 30 मिनट, जबकि हमारे यहाँ दिया हुआ 10 मिनट, तो ये भी गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, साधारण क्लोरीनीकरण के लिए न्यूनतम संपर्क समय कितना होना चाहिए? What is the minimum contact period required for plain chlorination? आंसर हो जाएगा हमारा 30 मिनट्स। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 552 में लिखा हुआ है, IRWM में, जो 2025 का लेटेस्ट है उसमें देखिए लिखा हुआ है ए कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ ए मिनिमम 30 मिनट्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन एंड द कंज्यूमर एंड इज अवेलेबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर 30 मिनट्स। अगला प्रश्न हमारा, सुपर क्लोरीनीकरण सामान्यतः किस स्थिति में अपनाया जाता है? सुपर क्लोरीनेशन इज जनरली अडॉप्टेड इन विच सिचुएशन? और हमारा आंसर होगा इमरजेंसी और हैवीली पोल्यूटेड वाटर। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए एज पर IRWM 2025 पारा नंबर 553 यानी 553 में लिखा हुआ है सुपर क्लोरीनेशन इज अडॉप्टेड इन इमरजेंसी सिचुएशन और फॉर हैवीली पोल्यूटेड वाटर्स। देखिए 553 का सुपर एलिवेशन एक टॉपिक है, पहले लाइन में लिखा हुआ है
दिस इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन सच एज a breakdown or in the case of waters that are heavily polluted or fluctuate rapidly in quality। तो हमारा क्लियर हो गया कि ये किस स्थिति में अपनाना है, इमरजेंसी और हेवीली पोल्यूटेड वाटर के केस में आपको अपनाना है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डज बी द क्लोरीन डोज इन सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरीनीकरण में क्लोरीन की मात्रा सामान्यतः कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा 10 से 15 mg पर लीटर। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 553 में सुपर क्लोरिनेशन एक टॉपिक है, जिसमें आ जाइए नीचे पॉइंट नंबर 3 और पढ़ते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है द डोज ऑफ क्लोरीन मे बी एज हाई एज 10 to 15 mg पर लीटर। आगे भी लिखा हुआ है विथ कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 to 30 मिनट्स। इसका कॉन्टैक्ट पीरियड भी दिया हुआ है कि 10 से 30 मिनट तक ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनीकरण में किसका निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोमाइंस का निर्माण होता है। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 554 में आइए, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन एक टॉपिक है, जिसमें पहला लाइन में लिखा हुआ है द एडिशन ऑफ क्लोराइंस टू एमोनिया इन वाटर प्रोड्यूस क्लोरोमाइंस। तो क्लोरीन टू एमोनिया इन वाटर प्रोड्यूस क्लोरोमाइंस हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइंस। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त उपलब्ध अवशिष्ट क्लोरीनीकरण में मुख्य रूप से कौन सा अवशेष बनता है? विच रेसिड्यूअल इज मेनली फॉर्म्ड इन कंबाइंड अवेलेबल रेसिड्यूअल क्लोरीनेशन। आंसर हो जाएगा हमारा मोनोक्लोरोमाइन। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 555 में आइए, लिखा हुआ कंबाइंड अवेलेबल रेसिड्यूअल क्लोरीनेशन में फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ chlorine to the water to react with the natural and added ammonia to form of predominantly combined monochloroamine chlorine residual। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2 मोनोक्लोरोमाइन। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त क्लोरीनीकरण में न्यूनतम संपर्क समय कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड इन कंबाइंड क्लोरीनेशन। आंसर हो जाएगा हमारा 30 to 60 मिनट्स। कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है वर्क्स मैनुअल का, जो 2025 का मैनुअल है, उसमें पारा नंबर 555 में लिखा हुआ है ए मिनिमम ऑफ 30 to 60 मिनट्स कॉन्टैक्ट टाइम इज रिक्वायर्ड। पारा नंबर आ गए हम 555 में, और जो टॉपिक है कंबाइंड अवेलेबल रेसिड्यूअल क्लोरीनेशन, और इसमें हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आइए, ए minimum of 30 to 60 minutes of contact time must be provided before delivery to the consumer। कंज्यूमर को डिलीवरी से बिफोर क्या करना है? आपको 30 to 60 मिनट्स कॉन्टैक्ट टाइम देना है। किस लिए देना है? संयुक्त क्लोरीनीकरण के लिए देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट क्लोरीनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोस्ट क्लोरीनेशन। आंसर हो जाएगा हमारा मेंटेन रिक्वायर्ड फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 558 में लिखा हुआ है पोस्ट क्लोरीनेशन। देखिए दोस्तों, ऐसे में शॉर्ट में ऊपर में भी लिख देता हूँ सभी का, आप चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी का शॉर्ट फॉर्म में ऊपर में डाल देता हूँ। क्या लिखा हुआ देखिए, पारा नंबर 558 जो ये है, पोस्ट क्लोरीनेशन इज अप्लाइड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन, जो हमारा इस पॉइंट को क्लियर करता है। लेकिन डीप में यदि पढ़ना चाहें तो फिर इसको आप देख सकते हैं। देखिए पारा नंबर 558 पोस्ट क्लोरीनेशन में लिखा हुआ है पोस्ट क्लोरीनेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर बिफोर इट्स इंटर्स द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन, जो हमारा टॉपिक है। तो हमारा क्लियर हो गया आंसर। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है पोस्ट क्लोरीनेशन में, जो कॉन्टैक्ट टाइम दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। पोस्ट क्लोरीनेशन डोज इज
applied with the 30 minutes of contact time in chlorine contact tank before the water enters the clear water sump। तो ये आप डाटा याद रख सकते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट टाइम कितना दिया हुआ है पोस्ट क्लोरिनेशन का, 30 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून या महामारी के समय वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर न्यूनतम अवशिष्ट क्लोरीन कितना होना चाहिए? What should be the minimum residual chlorine at the end of distribution system during monsoon और एपिडर्मिक्स? आंसर हो जाएगा हमारा 0.50 mg प्रति लीटर यानी पर लीटर। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 560 का क्लोरीन रेसिडुअल्स में लिखा हुआ है। हमारा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पारा नंबर 560, ड्यूरिंग मानसून और एपिडेमिक्स रेसिडुअल क्लोरीन शैल बी मेंटेन एज 0.5 mg पर लीटर। डिटेल्स में आते हैं। कह रहा है इन द पोस्ट मानसून पीरियड द मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन शैल बी मेंटेन एज 0.2 mg पर लीटर। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये हमारा है पोस्ट मानसून का मिनिमम रेसिडुअल्स। अब आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द ड्यूरिंग मानसून और एपिडेमिक्स क्या लिखा हुआ? 0.5 mg पर लीटर एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पेरिडिकली द क्लोरीन कंटेंट्स, चलिए तो आगे कट गया है चलते नहीं दिख रहा। तो हमारा 2 पॉइंट्स आया। एक तो आया पोस्ट मानसून में आपको जो रेसिड्यूसल क्लोरीन का मिनिमम वैल्यू है वो 0.205 है, और मानसून के समय में आपको कितना देना है? 0.50 देना है। दोस्तों ये दोनों जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है एग्जाम में, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि 0.5 जो है वो ड्यूरिंग मानसून है और एपिडर्मिक के समय में है ये, और 0.20 है वो पोस्ट मानसून के समय के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनरली वेयर इज क्लोरीन एडेड फॉर ग्राउंड वाटर सोर्स टू मेंटेन रेसिडुअल क्लोरीन? हिंदी में समझते हैं इसको। सामान्यतः भूजल स्रोतों में अवशिष्ट क्लोरीन बनाए रखने के लिए क्लोरीन कहाँ डाली जाती है? आंसर होगा हमारा इन सर्विस रिजर्वायर और आउटलेट ऑफ ट्यूबवेल में डाली जाती है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 560 में ही पैराग्राफ चेंज करके दिया हुआ है। देखिए हमारा, जनरली ग्राउंड वाटर सोर्स आर नेचुरली प्योर बिकॉज वाटर percolates through various layer of soil. A required chlorine dose need to be added in the service reservoir or the outlet of the tubewell। यही हमारा आंसर था ऑप्शन 3 में। फॉर द डायरेक्ट पंपिंग टू मेंटेन रेसिडुअल क्लोरीन, कितना मेंटेन करने के लिए? 0.20 mg पर लीटर एट द एंड ऑफ ऑपरेशन जोन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम आपको बताए थे कि नॉर्मल केस में हमारा ये रहता है कितना? 0.20 mg प्रति लीटर, और ड्यूरिंग मानसून या एपिडेमिक में कितना रहता है? 0.50 mg प्रति लीटर। और ये ज़्यादा सवाल आते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा इन सर्विस रिजर्वायर और आउटलेट ऑफ ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल क्लोरीन एवं मुक्त अपशिष्ट क्लोरीन की जांच किस BIS मानक से की जाती है? टोटल क्लोरीन एंड फ्री रेसिडुअल क्लोरीन आर डिटरमाइंड यूजिंग विच BIS स्टैंडर्ड? आंसर होगा हमारा IS 3025 पार्ट 26 2004 का है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 560 का ही है, और हमारा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल क्लोरीन एंड फ्री रेसिडुअल क्लोरीन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग BIS स्टैंडर्ड IS 3025 पार्ट नंबर 26 2024। इसका स्टैंडर्ड हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन के केस में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता बिंदु पर अपशिष्ट क्लोरीन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक रेसिडुअल क्लोरीन एट कंज्यूमर पॉइंट? और ये VVI प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रश्न है ये। आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट। ये एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो पारा नंबर 560 का पैराग्राफ में हमारा लिखा हुआ है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर शुड फ्रीक्वेंटली चेक द कंसंट्रेशन
ऑफ रेसिड्यूअल क्लोरीन एट द कंज्यूमर पॉइंट बाय ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट। क्लियर लिखा हुआ है। कैसे करना है नीचे आगे प्रोसेस दिया हुआ है। इन द टेस्ट 100 ml का लेते हैं क्लोरीनेट वाटर, सैंपल कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, 1 ml का ऑर्थोडोलाइन सोल्यूशन मिलाते हैं। ये सारी प्रक्रिया आगे दिया हुआ है, पर हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि किस वो टेस्ट का क्या नाम है, तो हमारा नाम है ऑर्थोडोलोडाइन टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्लोरीनेटर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरीनेटर? आंसर हो जाएगा हमारा टू फीड क्लोरीन टू वाटर सप्लाई। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 561 में क्लोरीनेटर पॉइंट है, जिसमें पहला लाइन में लिखा हुआ है ए क्लोरीनेटर इज ए डिवाइस डिजाइंड फॉर फीडिंग क्लोरीन टू ए वाटर सप्लाई। किस लिए डिजाइन किया गया है? फीडिंग क्लोरीन टू वाटर सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें एक लाइन और है, इट्स फंक्शन आर। इसका क्या क्या फंक्शन है क्लोरीनेटर का, नीचे दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम द क्लोरीन कंटेनर एट द डिजायर रेट ऑफ फ्लो। सेकंड पॉइंट है टू इंडिकेट द फ्लो रेट ऑफ गैस फीडिंग्स। तीसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ प्रॉपरली मिक्सिंग द गैस आइदर विद एन एक्जुलरी सप्लाई ऑफ वाटर और विद द मेन बॉडी ऑफ द लिक्विड टू बी डिसइंफेक्टेड। और ये आगे हो सकता है हमारा प्रश्न मिल भी जाए। देखते हैं आगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरीनेटर का एक कार्य इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ क्लोरीनेटर। अब देखिए ऑप्शन इन तीनों में से एक होगा, इसमें बाकी सब अलग अलग होंगे, ये इसी का वैल्यू चेंज करके होगा। पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 होगा हमारा रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ क्लोरीन गैसेस। कहाँ दिया हुआ है? देखिए टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द क्लोरीन कंटेनर। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 का ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैक्यूम टाइप क्लोरीनेटर में किस BIS मानक के अंतर्गत आता है? वैक्यूम टाइप क्लोरीनेटर कन्फर्म्स टू विच BIS स्टैंडर्ड? आंसर होगा IS 10553-2। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 561 में ही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर आ जाइए आप बी में। देखते हैं वैक्यूम टाइप क्लोरीनेटर का IS दिया हुआ है 10553-2। कब का है? 1983 का बना हुआ, और रिकन्फर्म किया गया उसको 2021 में। अगला प्रश्न है हमारा, ऑन साइट क्लोरीन जनरेटर किसके द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाते हैं? ऑन साइट क्लोरीन जनरेटर्स प्रोड्यूस सोडियम हाइपोक्लोराइट यूजिंग विच इनपुट्स? आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, साल्ट एंड वाटर के द्वारा बनाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 561 में ही पॉइंट नंबर 2 में आइए, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोरीनेटर्स और ऑन साइट क्लोरीन जनरेटर्स। पढ़ते हैं अगला लाइन, rather than storing traditional chlorine gas chemicals such as sodium or calcium hypochlorite, one can use electricity, salt and water to generate sodium hypochlorite। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इलेक्ट्रिसिटी, साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्टैंड बाय पंप उपलब्ध होने पर भंडारण क्षमता समानता कितनी होनी चाहिए? विथ इफिशिएंट स्टैंड बाई पंप व्हाट शुड नॉर्मली बी स्टोरेज कैपेसिटी? आंसर हो जाएगा हमारा 1 क्वार्टर मैक्सिमम कंजम्पशन इन 24 आवर्स। कहाँ दिया हुआ है? देखिए हमारा पारा नंबर 563 का स्टोरेज कैपेसिटी एक टॉपिक है, जिसमें 2 टॉपिक अलग अलग हैं, विथ इफिशिएंट स्टैंड बाई पंप, दूसरा विदाउट स्टैंड बाई पंप। तो विथ इफिशिएंट स्टैंड बाई पंप में दिया हुआ है 1 क्वार्टर द मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन इन 24 आवर्स, और विदाउट स्टैंड पंप में दिया हुआ है 1/3 द मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन इन 24 आवर्स। यानी आवर्स का समय तो सेम है, पर यहाँ है 1 क्वार्टर, यहाँ है 1/3। यानी आपको याद रखना होगा कि विदाउट स्टैंड बाई में कितना होगा और विथ स्टैंड बाई में कितना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्च स्तरीय भंडारण टैंक में कौन सा उपकरण अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए? विच डिवाइस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन एवरी हाई लेवल स्टोरेज टैंक? आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोट गेज विथ वाटर लेवल इंडिकेटर।
फ्लूट गेज होना चाहिए और वाटर लेवल इंडिकेटर उसमें लगा हुआ होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 565 में देखिए, फ्लोट गेज एंड स्कोरिंग स्लूइस में दिया हुआ है, एवरी हाई लेवल स्टोरेज टैंक शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द आउटसाइड विथ फ्लोट गेज विथ एन अप्रोप्रिएट वाटर लेवल इंडिकेटर। तो हमारा आंसर हो गया है पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भंडारण टैंक की सफाई को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था आवश्यक है? व्हाट प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग ऑफ स्टोरेज टैंक? आंसर हो जाएगा हमारा स्लूइस एट सील लेवल। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 565 का पैराग्राफ चेंज में पढ़िए यहाँ से। कर एवरी स्टोरेज टैंक whether at high level or at ground level should be provided with a sluice at its seal level to facilitate the cleaning of the tank. नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पीने के पानी के उच्च सेवा भंडारण टैंकों को ढका क्यों जाना चाहिए? Why should high service storage tank for drinking water to be covered? आंसर हो जाएगा to avoid पोल्यूशन बाय बर्ड्स एंड अलगी ग्रोथ। ये तो हम लोग भी जानते हैं, या कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन से बचाने के लिए उसको ढका जाता है ताकि कोई बर्ड्स वगैरह उसमें पोल्यूट ना कर दे और अलगी का ग्रोथ कम हो। इसलिए कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 566 में देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन टॉपिक है, जिसमें पहला लाइन में ही लिखा हुआ है, हाई सर्विस स्टोरेज टैंक फॉर द ड्रिंकिंग वाटर इन द पार्टिकुलर शुड बी कवर्ड एंड provided with gauge wire to alleviate pollution by birds and growth of algae. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल आपूर्ति योजना में वितरण प्रणाली का कुल लागत में कितना योगदान हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द आउटले ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम? आंसर हो जाएगा हमारा 40 से 70% होता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 567 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट इन द वाटर सप्लाई स्कीम फॉर होलसम एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एट रिक्वायर्ड प्रेशर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट फॉर 40 to 70 ऑफ द आउटलेट ऑफ द वाटर सप्लाई। तो हमारा वैल्यू हो गया 40 से 70 होना चाहिए, हमारी कुल लागत में इसका योगदान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समान सुविधा के लिए कौन सी वितरण प्रणाली की अनुशंसा की जाती है? विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिकमेंडेड फॉर जनरल कन्वीनियंस? आंसर हो जाएगा हमारा ग्रिड सिस्टम का प्रणाली की अनुशंसा की जाती है समान सुविधा के लिए। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 567 का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आइए और देखिए पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ते हैं, फॉर जनरल कन्वीनियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए ग्रिड वेयर डिफरेंट मेन्स आर इंटरकनेक्टेड इज रिकमेंडेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा सिस्टम? ए ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों जो हम लोग को देख लेना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट का क्वेश्चन बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाती है। थोड़ा सा और ऊपर हम देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है दोस्तों, दिस सिस्टम फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ वाटर टू एनी पॉइंट फ्रॉम 2 डायरेक्शन। कह रहा है द ट्री सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एडुकेट ओनली इन अ स्मॉल वाटर सप्लाई। ट्री सिस्टम का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं जहाँ वाटर सप्लाई स्मॉल वाटर सप्लाई की ज़रूरत हो, कम ज़रूरतें हो, कम क्षेत्र के लिए हो, तो वहाँ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वितरण प्रणाली की डिजाइन किस आधार पर की जानी चाहिए? डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन विच डिमांड? आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एस्टिमेटेड डेली कंजप्शन। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 568 में लिखा हुआ है
लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ते हैं पैराग्राफ चेंज करके। द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एस्टिमेटेड डेली कंजप्शन, यानी हमारा क्लियर आंसर हो गया। किस पे डिजाइन किया जाता है? मैक्सिमम एस्टिमेटेड डेली कंजप्शन के सिस्टम पे डिजाइन किया जाता है। बीइंग सप्लाइड इन 10 to 16 आवर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए? 10 से 16 घंटे तक की सप्लाइड हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रत्येक सेवा लाइन के अंतिम छोर पर न्यूनतम कितना हेड सुनिश्चित किया जाना चाहिए? व्हाट मिनिमम हेड शुड बी इंश्योर्ड एट टेल एंड ऑफ एवरी सर्विस लाइन? आंसर हो जाएगा हमारा 3 मीटर का हेड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 568 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द हेड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस द डायमीटर्स आर अराइव्ड एट ए रिजर्व ऑफ एटलीस्ट 3 मीटर हेड शुड बी इंश्योर्ड एट द टेल एंड ऑफ एवरी सर्विस लाइन अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो हमारा कितना होना चाहिए हेड? एटलीस्ट 3 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वितरण उद्देश्य के लिए राइजिंग मेन का टाइपिंग कैसा है? टाइपिंग ऑफ राइजिंग मेन्स ऑफ मेन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस इज, आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 569 में दिया हुआ है, राइजिंग मेन्स नोट टू बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं राइजिंग मेन का। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, द टाइपिंग ऑफ ए राइजिंग मेन्स फॉर पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्या है? प्रोहिबिटेड, यानी पूरी तरह से क्या है? प्रतिबंधित है, मनाही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दोस्तों यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते चलिए। प्रश्न पढ़ते हैं, वितरण प्रणाली के लिए डिजाइन में पीक फैक्टर कितना सुनिश्चित है? व्हाट पीक फैक्टर इज रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? आंसर हो जाएगा हमारा 2.5 होना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? देखिए लिखा हुआ है पारा नंबर 571 में सर्विस पाइप फ्रॉम मेंस का लास्ट लाइन पढ़ते हैं, लिखा एक पीक फैक्टर ऑफ 2.5 इज रिकमेंडेड, यानी एक लाइन में क्लियर किया हुआ है पीक फैक्टर हमारा कितना होना चाहिए सर्विस पाइप में? 2.5 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 50 मिमी वितरण मेन में 15 मिमी सर्विस पाइप की कितनी संख्या ली जा सकती है? हाउ मेनी 15 mm सर्विस पाइप कैन बी सप्लाइड फ्रॉम ए 50 mm डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स? यानी हमारा चार्ट एक देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है पारा नंबर 571 में। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मेन यहाँ है और डायमीटर ऑफ द सर्विस पाइप यहाँ है। सबका डायमीटर दिया हुआ है 15 मीटर डायमीटर, 20 mm डायमीटर और 25 mm डायमीटर का, और नंबर ऑफ सर्विस पाइप उसके नीचे दिया हुआ है। यानी 50 mm डिस्ट्रीब्यूशन मेन के लिए, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, 50 mm डिस्ट्रीब्यूशन मेन के लिए 15 mm का जो सर्विस पाइप है उसकी संख्या होनी चाहिए कितना? 20 होना चाहिए। 20 mm का सर्विस पाइप के लिए उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, और 25 के लिए 6 होनी चाहिए। तो ये हमारा एक टेबल बना हुआ है मैनुअल्स में, पारा नंबर 571 में आपको मिल जाएगा। यानी इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल आपूर्ति के सभी स्रोतों पर जल आपूर्ति की पर्याप्तता किस विभाग की जिम्मेदारी है? विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेसी ऑफ वाटर सप्लाई एट ऑल सोर्सेस? आंसर हो जाएगा हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखिए एक टॉपिक है दोस्तों, पारा नंबर 576 में 576 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब नीचे दिया हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न है एडुकेसी ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में है। तो देखिए लिखा हुआ है, द एडुकेसी ऑफ वाटर सप्लाई एट ऑल सोर्सेस परमानेंट एंड एक्जुलरी का दिया हुआ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। कौन है रिस्पॉन्सिबल? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ें जो पॉइंट दिया हुआ है उसके लिए। तो हमारा प्रश्न था इसके लिए कि एडुकेशन ऑफ वाटर सप्लाई एट ऑल सोर्सेस की जिम्मेदारी किसकी है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल के बैक्टीरियोलॉजिकल एवं केमिकल परीक्षण के लिए
सैंपल किसके साथ संयुक्त रूप से लिए जाते हैं? वाटर सैंपल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्ट आर टेकन जॉइंटली विथ विच डिपार्टमेंट? आंसर हो जाएगा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ लिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 576 का 1 का बी नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा द सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सप्लाई सोर्स, स्टोरेज टैंक और टैप्स फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्ट शैल बी टेकन ज्वाइंटली विथ मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट रहेगा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, दोनों को ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा। किसमें? सैंपल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रिकल पंपों की प्लानिंग, इंस्टॉलेशन एवं संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? प्लानिंग, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पंप्स इज डन बाई विच डिपार्टमेंट? आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की द्वारा किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला पॉइंट में लिखा हुआ है ऑल प्लानिंग्स, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पंप्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल पंप्स हैं उनका इंस्टॉलेशन हुआ, प्लानिंग हुआ, मेंटेनेंस हुआ, ऑपरेशन हुआ, सारा जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। इसमें और एक दो पॉइंट है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर बी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिख रहा है, ऑल वाटर कूलर्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस एंड स्टेशन। ऑफिसों में और स्टेशन में जो वाटर कूलर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? शैल बी क्लीन्ड वंस ए मंथ टू प्रिवेंट कंटामिनेटेड वाटर कूलर शैल बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली बिफोर पुटिंग इनटू यूज। और ये जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। सारे ऑफिसों में प्रोवाइड कराना, स्टेशन में प्रोवाइड करना, उनके क्लीनिंग, सारा कुछ जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। और क्या है? मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व्स प्रोवाइडेड नियर द इलेक्ट्रिकल पंप्स। इलेक्ट्रिकल पंप्स के नियर में ये नॉन रिटर्न वॉल्व प्रोवाइड कराना भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ फुट वाल्व्स, ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑफिस एवं स्टेशनों में लगे वाटर कूलर कितने समय में एक बार साफ किए जाने चाहिए? वाटर कूलर इन ऑफिस एंड स्टेशन शुड बी क्लीन्ड वंस इन। आंसर हो जाएगा वंस इन ए मंथ, एक बार महीने में साफ किया जाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि महीने में एक बार इनके साफ कराएं। पॉइंट नंबर बी पढ़िए, पॉइंट नंबर 3, यानी पारा नंबर 576 का 3 का बी पढ़ना है। 576 का 3 का बी, ऑल वाटर कूलर्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस एंड स्टेशंस शैल बी क्लीन्ड वंस ए मंथ टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। कितने दिनों पर साफ करना है? वंस इन ए मंथ करना है आपको साफ। अगला प्रश्न हमारा, जल की गुणवत्ता की निगरानी किस विभाग की जिम्मेदारी? तो आंसर हो जाएगा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, यानी जल की गुणवत्ता की निगरानी करना मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी है। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पारा नंबर 576 का 4 का ए पढ़ते हैं। 4 का ए कह रहा मेडिकल डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ द वाटर। वाटर की क्वालिटी के लिए जिम्मेदारी है मेडिकल डिपार्टमेंट की। और जो हेल्थ इंस्पेक्टर है उसकी जिम्मेदारी है क्या? कि आपको शुड चेक द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, डेली चेक करना है एट द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, हर एक लोकेशन पे, कहाँ कहाँ? प्लेटफॉर्म पे, रिफ्रेशमेंट रूम्स, वेटिंग हॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड रेलवे कॉलोनीज, इन सारी जगहों पर उनको डेली चेक करना है रेसिडुअल क्लोरीन की सप्लाई कितनी हो रही है। उस पॉइंट पे उनको जाकर के चेक करना है, किनको? हेल्थ इंस्पेक्टर को। और मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है क्या? मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर का चेक करना है उनको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वितरण बिंदुओं पर अपशिष्ट क्लोरीन की दैनिक जांच कौन करता है? अभी हम लोग क्लियर देख लिए हैं। हु चेक द डेली रेसिडुअल क्लोरीन एट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट? आंसर हो जाएगा हमारा हेल्थ इंस्पेक्टर डेली चेक करता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 576 का 4 का बी में लिखा हुआ है। 4 का बी, हेल्थ इंस्पेक्टर शुड चेक द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन डेली एट द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। कहाँ कहाँ? प्लेटफार्म हो गया, रिफ्रेशमेंट रूम है, वेटिंग हॉल,
हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड रेलवे कॉलोनीज, इन सारी जगहों पर उनको डेली चेक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सहायक मंडल अभियंता द्वारा जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर शुड इंस्पेक्ट वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा वंस इन ए ईयर, साल में एक बार उनको क्या करना है, चेक करना है। देखिए लिखा हुआ है पारा नंबर 579 का 3 का ए में आइए, 579 का 3 का ए, 3 में पॉइंट है इंस्पेक्शन बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एंड एसएससी ऑब्लिक जेई। कहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर ए में पढ़ते हैं, द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर शैल इंस्पेक्ट ईच इंस्टॉलेशन वंस इन ए ईयर। आंसर हो गया हमारा वंस इन ए ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रमुख स्टेशनों पर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कितनी बार किए जाने चाहिए? आंसर हो जाएगा वंस ए मंथ में करना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 579 का 1 में लिखा हुआ है, 579 का 1, वाटर प्यूरिफिकेशन वर्क में पीरियडिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, करा सैंपल ऑफ रा फिल्टर्स एंड sterilized water from filters plants should be sent for examination. Bacteriological tests are to be conducted once in a month at major station. देखिए मेजर स्टेशन में वंस इन ए मंथ, हमारा प्रश्न था मेजर स्टेशन का ही, देखिए मेजर स्टेशन का हमारा प्रश्न था। अब आगे देखते हैं, मेजर स्टेशन में वंस इन ए मंथ हो गया, एंड वंस इन 2 मंथ एट स्मॉल स्टेशन, स्मॉल स्टेशन में वंस इन ए मंथ, वंस इन ए 2 मंथ, 2 महीने में एक बार हो गया स्मॉल स्टेशन पर, और मेजर स्टेशन है वहाँ महीने में एक बार। आगे पढ़ते हैं क्योंकि इसमें पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केमिकल टेस्टेड आर टू बी कंडक्टेड वंस इन ए 6 मंथ, केमिकल जो टेस्ट है वो 6 महीने में एक बार होने चाहिए। बोथ टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड बाय मेडिकल डिपार्टमेंट, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, यानी बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट भी और केमिकल टेस्ट भी, दोनों टेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा होगा। अब आगे पढ़ते हैं, सैंपल फॉर दिस टेस्ट आर टू बी टेकन जॉइंटली बाय इंजीनियरिंग एंड मेडिकल डिपार्टमेंट। इसके ऊपर हम लोग प्रश्न में देखे थे कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन किसके द्वारा होगा, मेडिकल के द्वारा होगा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सीनियर डीएन या डिविजनल मेडिकल ऑफिसर may advise on the appropriate dosage of the coagulant of sterilizing agent if demand necessary। तो 3-4 पॉइंट इससे निकल के आए हैं बाहर, जो आपको एक डायरी में लिख लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, जब आप वीडियो बनाना चालू करते हैं तो कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और मेन पॉइंट ऑफ लिखते चलिए जो हमारे डाटा में आता है, और एक बार एग्जाम से पहले बस थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो सुना हुआ रहेगा, आपको बहुत जल्द रिवीजन हो जाएगा और आप आराम से सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जलाशयों तालाबों को किस उद्देश्य से फेंस किया जाना चाहिए? रिजर्वायर और पॉन्ड्स शुड बी फेंस टू। आंसर हो जाएगा हमारा प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूजेस से हमको क्या बचाना चाहिए उसको। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 580 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, रिजर्वायर और पॉइंट्स में, दीज रिजर्वायर्स पॉइंट्स शुड बी फेंस टू प्रिवेंट एनी आउटसाइड और अनऑथोराइज्ड यूजर्स। आपको उसको फेंसिंग करना है, फेंस्ड कर देना है, किससे बचने के लिए, आउटसाइडर्स के लिए या अनऑथोराइज्ड यूजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीने के पानी के कुएं के चारों ओर न्यूनतम कितनी दूरी तक क्षेत्र को स्वच्छ रखा जाना चाहिए? ग्राउंड अराउंड ए ड्रिंकिंग वाटर वेल शुड बी केप्ट क्लीन फॉर ए रेडियस ऑफ एट लीस्ट। आंसर हो जाएगा हमारा 50 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 580 का 3 का डी में लिखा हुआ है, 3 का डी में आ जाइए, द ग्राउंड अराउंड द बेल फॉर ए रेडियस ऑफ एटलीस्ट 50 मीटर शुड बी केप्ट थ्रोली क्लीन टू द गार्ड अगेंस्ट पोल्यूशन। आंसर हो जाएगा हमारा 50 मीटर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो LDC क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।